अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, 1971 में जंगी जराइम के इल्ज़ाम में बांग्लादेश के साबिक अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर गुलाम आजम को 90 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसके बाद बांग्लादेश में ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहिरों और झड़पों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। बांग्लादेश का ये जंगी ट्राइब्यूनल पहले भी जमात इस्लामी के 4 रहनुमाओं के खिलाफ फैसले सुना चुका है। हर जगह पर इस फैसले की शदीद मजम्मत की जा रही है। आखिर सवाल ये है कि 43 साल के बाद इस फैसले की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये एक सियासी इंतकाम है? कैसा सियासी रवैया है ये? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची बदअमनी केस में रेंजर्स की रिपोर्ट को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दिया है, और अगर उन्होंने कहा कि अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो लोग लियारी से नकल मकानी ना करते। पुलिस सदर के सिक्योरिटी ऑफिसर का तहफ्फुज नहीं कर सकी तो आम आदमी का क्या करेगी? मसला पुलिस को सियासत से पाक और सियासी जमातों के मुसल्लह विंग्स को खत्म करना है। आखिर ये कौन करेगा, जिसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। आज हम इस पर भी बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि वाकई ये तो सुना था कि भूख जो है ये हराम और हलाल की तमीज मिटा देती है। जड़ावाला का एक गरीब शख्स इस तमीज को मिटाने के लिए आखिर क्यों मजबूर हुआ, इस बारे में भी आपको बताएंगे। इन तीनों अहम खबरों पर जरूर हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले कुछ अहम खबरें हमारे साथ शेयर करेंगे इस्लामाबाद से रऊफ क्लासरा और काई साहब। जी काई साहब। शाजिया, एक तो बात करेंगे कि अब नई गवर्नमेंट आ गई है, नई एडमिनिस्ट्रेशन अब आ रही है, लोग नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन वो आ गए हैं, PIA के चेयरमैन आ गए हैं। तो ये जो ज़ाहिर है ये PM का प्रीरोगेटिव होता है वो जिसको अपॉइंट करें, मगर शुरू में आते उन्होंने कहा था कि वो कुछ एडवर्टाइज़ करेंगे और बेहतरीन लोगों को लेंगे। एक तो ये कि ये सिलसिला कैसे चल रहा है, और दूसरा ये कि जिन लोगों का इंतखाब किया जा रहा है तो वो कौन सा इकनॉमिक मॉडल है, वो क्या एक हमें लगता है, हमें क्या नज़र आता है, एक विजन जो हमें नज़र आता है। इतने बड़े जो इश्यूज़ हैं इनसे कैसे गुजर पाएंगे, और कुछ दिलचस्प तफसीलात हैं इसमें बात करेंगे। फिर बात करेंगे ओगरा के जो तौकीर सादिक साहब आए उनके हवाले से बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। एक तो अभी हमने खबर सुनी भी कि शायद उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, मगर एक खबर यह भी है कि उनसे जितने पैसे कहे गए थे वो अब नहीं इतने पैसे निकल पाएंगे। जस्ट 1.2 बिलियन से ज़्यादा का पैसा नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, फिर ये क्या इशू था, थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएंगे। ओगरा में वो कैसे ऊपर गए, पहले कहाँ थे, और ओगरा और जो मिनिस्ट्री ऑफ जो है पेट्रोलियम उसका क्या टग ऑफ वार है, क्या सिलसिला है इस पे। और आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे, बलवाल से हमारे नुमाइंदे हैं, एक बच्ची कैसे उसकी बाजू कट गया, एक अताई ने उसको टीका लगाया, इसी ज़िमन में हम देखेंगे। पहले भी हम स्टोरी आपसाबाद के ज़िमन में कर चुके हैं, तो देखेंगे कि वहाँ जब आप नहीं करती रियासत सेहत का बंदोबस्त और फिर अपने तौर पर लोग करते हैं मुनाफे के या रोजगार के सिलसिले में, तो वहाँ लोगों का असर क्या होता है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। क्लासेस आपके पास चलते हैं। जी क्लासेस साहब, आप क्या लेकर आए हैं आज? जी, आज जो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग और सीरियस खबरें हैं कोई हमारे पास हैं जो शेयर करेंगे। यहाँ पे कल एक कमेटी का इजलास हुआ है, बड़ा अहम इजलास था इनका। यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन फॉरेन अफेयर्स। तो कल मैंने 4 घंटे बैठ कर उस कमेटी का इजलास जाके उसकी प्रोसीडिंग देखी है कि कोई नई चीज़ जो है अपने व्यूअर्स के लिए लाई जाए, और बड़े सनसनीखेज किस्म के इंकशाफात हैं। एक तजवीज़ ये सामने है कि बेहतर है कि पाकिस्तान को चीन के हवाले कर दिया जाए। एक आपको वो शेयर करेंगे कि ये क्या तजवीज़ है, इसके पीछे क्या कहानी है। और दूसरा, नांगा पर्वत पे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नए इंकशाफात हुए हैं, जो वहाँ पे सियाह मारे गए थे, गैर मुल्की सियाह, उनकी डिटेल्स हैं। उसमें कैसे नाहली का एक नई दास्तान रकम की गई है वो बताएंगे। उसमें एक और इंकशाफ हुआ, चीन को 6 घंटे पहले हमसे पता चल गया था कि उनके सियाह मारे गए, तो हमें क्यों नहीं पता चला, चीन ने हमें क्यों नहीं बताया। एक और ये डिटेल, एक और बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ उसमें हुआ मीटिंग में। बरजीज़ ताहिर साहब जो वज़ीर हैं उन्होंने किया था कि वहाँ पर जो IG और चीफ सेक्रेटरी को चौधरी निसार अली खान ने हटाया था, मेरी इजाज़त या मुझसे मशवरा किए बगैर हटाया गया था, मुझे भी अखबार से पता चला। ऐसे ही जहांगीर बदर साहब की डिग्री PhD डॉक्टर बने हैं माशाल्लाह, तो उस पर बड़ा कल ये तंज़ो मजाक किया गया। उसकी ज़रा डिटेल बताएंगे कि जहांगीर बदर साहब की डिग्री उन्होंने ख़रीदी है या वाकई पढ़ के की है, ये भी कमेटी में उसमें चीज़ें आई हैं। अब मुशाहिद हुसैन साहब ने बड़े नए इंकशाफात किए हैं। अब ये पता नहीं मजाक कर रहे थे, सीरियस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि
हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भारत को मैंने लीक की थी, वहाँ के जो पेपर में छपी थी। तो ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। कल कमेटी इनसाइड स्टोरी है जो मीडिया को उस तरह मेरा ख्याल कवर आज नहीं कर सका जिस तरह इसकी चीज़ें आनी चाहिए थी। और दूसरी इसके साथ एक है या सारा जो तारड़ साहबा वज़ीर साहब हैं, उन्होंने आते ही लाखों रुपए के कोई अखराजात अपने दफ्तर की रेनोवेशन पे किए हैं, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे रिपोर्टर आफ्ताब मेकन साहब की एक बड़ी एक और स्कैंडल मेरा ख्याल इज़ ब्रूइंग इन ये नेशनल ये शिपिंग कॉरपोरेशन जो है हमारी, उसमें कुछ 4 नए जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, शिपिंग जहाज़, उनके भी कुछ स्कैंडल्स डिटेल हैं, वो हमारे जो ये रिपोर्टर आफ्ताब मेकन साहब उनसे भी डिटेल लेंगे। ठीक है, लेकिन क्लासा साहब आज सबसे पहले हमें कुछ बात करनी है बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी के जो रहनुमा है गुलाम आजम, जो 71 में अलहदगी तहरीक में जमात इस्लामी के रहनुमा थे, उन्हें 90 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। हम अभी मैंने इंट्रो में भी बात की कि आखिर 43 सालों के बाद क्लासा साहब इस फैसले की ज़रूरत क्यों पेश आई? हसीना वाजिद की हुकूमत का ये कैसा सियासी रवैया है ये शाजिया मुझे याद है 2008 में जब इसके इलेक्शन हुए थे तो मैं उस वक्त मैं जिस ग्रुप के साथ काम कर रहा था, मुझे उन्होंने बांग्लादेश भेजा था कि आप जाएं और इलेक्शंस को वहाँ कवर करें। तो बांग्लादेश में मैं 2 हफ्ते वहाँ पे रहा हूँ जिन दिनों ये वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे। तो हसीना वाजिद का मुझे याद है 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट वाक़यात उन दिनों में ये चल रहे थे जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी। एक तो सबसे बड़ा स्लोगन ये चल रहा था कि मैं अगर पावर में आई, ये स्लोगन था उनका बकायदा। अच्छा। तो जो 71 ये वार के क्रिमिनल जो हैं, वार क्रिमिनल जो हैं, हम इनका ट्रायल करेंगे, ये उनका नारा था बकायदा। अच्छा। एक उन्होंने वोटर्स को एक क्लियर लाइन दी थी। आप आज भी अगर जाके अखबारात उनके माजी के देखें, और वोटर्स ने बड़ा एक तरह का रिस्पॉन्ड किया था। और मैं इस चीज़ पे हैरान हुआ था कि जब आज एक तरह के 40 साल तकरीबन गुजर गए इस वाक़े को, और बांग्लादेश के फाउंडर फादर थे पर्टिकुलर जो हसीना वाजिद के उनके वाले साहब थे शेख मुजीब, उन्होंने पाकिस्तान के साथ या जो भी शिमला एग्रीमेंट के बाद जब पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट किया था तो तय यही पाया था कि जो कुछ होना था हो चुका है, किसी भी पाकिस्तानी फौजी का ट्रायल नहीं होगा, जो वार प्रिजन ऑफ वार जो हैं उनके साथ कोई ऐसा कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। ये मामला वैसे तो उस वक्त जब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था बांग्लादेश को, ये खत्म हो गया था। आप तो सिर्फ एक नाम ले रहे हैं जो आपका सामने अभी बता जमात इस्लामी के, एक और खालिदा जिया की जो पार्टी है जमात इस्लामी के जो 4 और रहनुमा थे, इन्हें भी पहले सजाए मौत और इस तरह उम्र कैद सुनाई जा चुकी है। क्लास साहब ये पहले नहीं है, इस पे आ चुका। और प्लस जो इसमें है जो पाकिस्तान के जो हामी ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलर्ली खालिदा जिया की पार्टी जो है, उनको समझा जाता है कि पाकिस्तान की प्रो पार्टी, उन पे बहुत ज़्यादा बुरा वक्त आया हुआ है। और उसमें उनके टॉप के लीडर्स जो हैं वो इस वक्त आप कह सकते हैं उनके साथ सबसे बड़ी ट्रायल भी हो रहा है, उनके साथ ज्यादती भी हो रही है। और पाकिस्तान में कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि उनको बचाने की कोशिश की जाए। फजल कादर साहब थे पाकिस्तान की, जब ये यूनाइटेड ये कौमी असम्बली थी उसके यहाँ पे वो रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, उनके भी एक फरजांद है, उन पर भी ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने गद्दारी की थी। और 4-5 दफ़ा वो वहाँ से उस चिटागांग से वो उसके MNA बने हुए हैं। जो असल चीज़ देखने वाली है कि पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से एज सच कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव देखने में नहीं आया, ना इनकी तरफ से फॉरेन ऑफिस ने कभी बात की है। और मुझे ज़ाती तौर पर पता है इसाक खाकवानी साहब जो हैं और मोहम्मद मियां सोमरो साहब जो हैं, इनके दोस्त हैं कुछ जो वहाँ पे जो है उनकी पार्लियामेंट में थे, उन पे भी ट्रायल चल रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया। और इन्होंने कोशिशें की थी कि वाया सऊदी अरेबिया उन पे दबाव डाला जाए उस पर बांग्लादेश की हुकूमत पे, ऐसे अमेरिकन को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई थी। अब तक उसके ऐसे सच कोई बड़े रिजल्ट निकले नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं, हसीना वाजिद जो है पूरे रिवेंज के साथ और पूरी ये कुव्वत के साथ इनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा ये ट्रायल तो अब शुरू हुए हैं इनके जो आ रहे हैं आपके सामने बांग्लादेश में। इससे पहले उन्होंने अपने जो वाले साहब के जो एक उनके मुबैना वो जो किलर्स थे और मोस्टली फौजी थे, उनको भी उन्होंने आके फांसियां लगवाई थी, उनका भी आके ट्रायल किया था। सो उनको फांसी लगवाने के बाद अब जो उनका नेक्स्ट टारगेट है वो उनका यही है। और मैं समझता हूं उनका इलेक्शन क्योंकि करीब आने वाले हैं दोबारा बांग्लादेश में, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नारा उन्होंने मारा है इसी नारे को इस्तेमाल करना चाहिए। एक तारीख है, यकीनन इसकी एक तारीख है। जमात इस्लामी का एक रोल भी था उस दौर में, और उनकी जो ज़ैली अश-शम्स और जो तंजीमें बताई जाती हैं उस वक्त वो पाक फौज को असिस्ट भी कर रही थी। मगर बात एक ये अच्छा, और वो ट्रायल भी कर रहे हैं, अब उनका एक मुल्क है जिसे हमने तस्लीम भी कर लिया था। बात यह है कि ये अब इनके पास बेचने को क्या है। इस वक्त बांग्लादेश की मैशत का ये आलम है कि आप अगर देखें तो उसमें एक तो फौज में म्यूटनी हो चुकी है, कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने फौजी अफसरों को मार डाला। ये सारी जो अंदर इतनी खलफशार है, आप देख रही हैं कि एक के बाद दूसरी फैक्ट्री वहाँ पे गिरती है। 22 अरब डॉलर जो इस वक्त दुनिया में दूसरा जो बड़ा मुल्क है गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करने वाला चाइना के बाद वो ये है।
वहां पे मैंने एक वर्कर के बारे में क्लासर साहब पढ़ रहा था, एक टेक्सटाइल वर्कर थी खातून, तो उसने ये कहा था कि जिन वर्किंग कंडीशन में मैं काम कर रही हूँ इससे तो बेहतर था कि मैं अगर जिस्म फरोशी में मुझे कहीं काम मिल जाता। ये हालत है। अब चूंकि ये कोई इशू सॉल्व नहीं कर सकते और इनके पास बेचने को कुछ नहीं है, तो लिहाजा ये भी बेच रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं जब वापस आते हैं। इस पर आकर ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। ये भी कहा जा रहा है कि इस्तग़ासा जो है वो गुलाम आजम के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम हो चुका है कायद साहब, तो फिर ये पोलराइजेशन है। यहाँ पे भी जुलूस निकल रहे हैं जमात इस्लामी के। अच्छा, पहले तो लेफ्ट राइट की एक डिवाइड थी। लेफ्ट चूंकि बेचारा बड़ा पसमानदा तो नहीं कहिए, पजमुर्दा हो गया है, खासतौर पर इन अदाम सोवियत यूनियन के बाद। तो अब लिबरल की कह लें, और ये एक डाइकोटमी है इनकी कि जनाब वो इस पे हम इस बहस में अब क्या जाना। एक तारीख में वाकयात हुए, उनकी तकमील होगी, अब आगे कहानी चलेगी। कहानी ये है कि भाई बात ये है कि आज हम फिर उसी दोराहे पे खड़े हैं। आपने हमसे मुल्क आज़ाद करवा लिया, ठीक है कि जी हमने बड़े यहाँ पे बड़ा इस्तेसाल हो रहा है, तो खत्म हो गया इस्तेसाल वहां पे। आज उस इस्तेसाल को अंडरमाइन करने के लिए या वो जो समाज बार बार फूट पड़ता है, और अभी ये निकले हैं जमात इस्लामी वाले, अभी दूसरे भी निकलेंगे, और वो मेरे ख्याल में ज्यादा तादाद में है, जो ज्यादा तादाद में जो इसके हामी जो हुआ है। तो अब पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में तहरीक उठ रही है एक माशी हब्स के खिलाफ, एक माशी तकलीफ के खिलाफ। उसको कभी रिलीजियस लाइंस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, कभी नेशनलिस्टिक लाइंस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये भी जो रूलिंग क्लास है वहां की बांग्लादेश की, मुझे भी इसमें यही लगता है। मुझे ये नहीं लगता कि बड़ी तकलीफ है उन्हें कि 70 में ये हो गया था। चलो हसीना वाजिद का पर्सनल भी एक है कि जी जो वालिद साहब का इशू है, लेकिन इशू ये है कि चूंकि आप रियल इशू सॉल्व नहीं कर सकते, सादे पानी का 7 गिलास आप दे नहीं सकते, तो आप जो है 70 के जो लोग हैं उनको सजाएं देना शुरू कर दें। बिकॉज ये सारा जो है उसको अभी यहां से तालिबान, आज मैं खबर पढ़ रहा था, वो सीरिया चले गए। सीरिया में अब जाहिर है कि जिन फोर्सेस को फंड कर रहा है अमेरिका, बेसिकली वो कौन है, वो मिलिटेंट हैं, वो जिहादी हैं, वो अलकायदा है। अब उनके साथ ये लड़ेंगे, उधर के अमेरिका के साथ मिलकर इससे लड़ेंगे। तो हर जगह पे तंजीम तहरीक, वहां तहरीक जो उठी थी बशार अल असद के खिलाफ उठी थी, और वो मैशत की वही सफोकेशन की वजह से उठी थी। तो इसको ये डिवाइड कर दिया जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट उसको तोड़ता है। ये है वतीरा, कब तक तोड़ सकेंगे, कब तक ये जारी रख सकेंगे, ये हम नहीं कह सकते। मगर इसी तरह मिस्र में भी हो रहा है। अगर आप मिस्र में भी देखें तो अब वहां पे भी एक बिला वजह कुफर इस्लाम की जंग बनाई जा रही है। हालांकि वो रोटी का मामला है, और उधर भी लड़ाई जो थी मुर्सी की और उनकी ऊपर जो लड़ाई थी, वो हर मैशत की बड़ी जगह पे अपना बंदा अखबार मुस्लिम लेके आ रही थी। तो उनकी लड़ाई होगी अपने उनसे जो फौजी हैं, जो असल मैशत के मालिकान। तो असल खेल मैशत का है, ऊपर नई बोलियां हम देख रहे हैं कि ऐसे इकदाम पर बैन अक़वामी बिरादरी जो है वो भी इनिशिएटिव नहीं ले रही है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले को नहीं उठाया। मुझे याद है जब इसाक खाकवानी साहब और मोहम्मद मियाँ सोमरो जो सेनेट चेयरमैन थे, तो ये कोशिशें कर रहे थे। इनके कुछ क्लास फेलोज हैं जिन पे वहाँ पे ट्रायल हो रहे, वो यहाँ पे आके पढ़ते रहे। ये सादिक पब्लिक स्कूल के यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं, वहाँ पे ग्रेजुएट तो नहीं सॉरी, उनके अर्ली जो यहाँ पे उनके मैट्रिक तक यहाँ पे पढ़ते रहे हैं बहुत सारे जो इस वक्त बांग्लादेश में हैं। उनके वालिद जो थे वो यहाँ पे पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो पहली थी उसकी यूनाइटेड असम्बली, उसके स्पीकर रहे हैं। उनका भी एक बरखुरदार जो है पिछले 4 साल से जेल ट्रायल को फेस कर रहे हैं, और बड़ा बुरे तरीके से उन पर टॉर्चर भी किया गया था। उनका ये कहना था कि अगर हम इनसे मिले थे, फॉरेन ऑफिस के लोगों से मिले थे, वजारत खारजा से उठाया मामला, वो ये कहते हैं कि अगर हमने इस मामले को ज्यादा उठाया तो जो पाकिस्तान का कुछ भी वहां पर सपोर्ट बेस है, तो हसीना वाजिद और उनकी पार्टी जो है वो नहीं, वो इसी को भी एक तरह का बहाना बना लेंगे कि देखें, क्योंकि हम तो कहते थे ये पाकिस्तान के हामी एलिमेंट्स है, पाकिस्तान शोर मचा रहा है, लेकिन इस स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया। पाकिस्तान को चाहिए था कि जो मुआहदे हुए थे शेख मुजीब से हुए थे या दूसरे लोगों से हुए थे, इनको चाहिए था कि उनके साथ बैठ के कोई बातचीत करते। और बहुत सारे पाकिस्तान, अगर आपको याद हो, 2-3 दफा इन्होंने अपने एम्बेसडर भी वहां भेजने की कोशिश की, हाई कमिश्नर, जो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि उनका बिहारी बैकग्राउंड था। एक अनवर महमूद साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहे, इनका सबसे बड़ा केस था जनाब मुशर्रफ के दौर में, इनको वहां पर हाई कमिश्नर बना के लगाया
जा रहा था। एक दफ़ा गिलानी साहब ने कोशिश की थी, उन्होंने एक ये भेजने की कोशिश की, उस पर नहीं माने थे वहाँ पे बांग्लादेश वाले कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। अब प्रॉब्लम इससे दो तीन चीज़ें, एक तो हमें ये देखना चाहिए कि आखिर बांग्लादेश की आवाम में 40 साल बाद भी इतना ये शदीद एंगर मौजूद है कि उनके साथ वॉर क्राइम्स किए गए हैं। जो हमारी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने आर्डर्स किए, उस मिलिट्री ऑपरेशन किया, लोग मरे, उसमें बेगुनाह लोग, हमारी साइड पे भी बहुत सारे फौजियों की ये कैजुअल्टीज हुई, हमारी भी इनकी फैमिलीज की भी ये कहानियां सामने आती रहती हैं। सेम ऐसे बांग्लादेशी को भी है। हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए जो बलूचिस्तान में हम करते रहते हैं, और अक्सर में ये कहा भी जाता है कि हमने शायद उससे ये बांग्लादेश मॉडल से कोई सीखा नहीं है। यहाँ भी हमने कोई 3-4 मिलिट्री ऑपरेशन करके देख ली, अभी भी वहाँ पे अब बलूचिस्तान के हालात देखे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। ये चीज़ भी हमें सोचनी चाहिए होगी कि 40 साल बाद अब दो ऑप्शन थे इसके पास, बांग्लादेशियों के पास, बंगालियों के पास। एक ये था कि जर्मन्स ने ये बम किया था, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में पूरे का पूरा लंदन उन्होंने, आप कह सकते बम कर करके उन्होंने एशेज में, राख के में उन्होंने बदल के रख दिया था। उनकी नई नस्लें आई, उन्होंने कहा बस ये काफ़ी हो गया, 50 साल बाद हमने दुश्मनी करनी थी, हमने जंगें लड़नी थी, एनफ इज एनफ। हमारी पिछली नस्ल थी, अच्छा किया बुरा किया, तो चैप्टर स्टैंड्स क्लोज। उन्होंने खत्म किया। आज वही जर्मन, वही फ्रेंच और वही आपका ब्रिटेन जो है वो इकट्ठे बैठे, फेरी चलती है, लंदन से फेरी में बैठे, आप 2-3 घंटे बाद पहुंच जाते हैं। एक तो रूट ये था कि हसीना वाजिद साहबा या बांग्लादेशी ये रूट ले सकते थे कि हमने मुल्क बनवा लिया है, हमारा आज़ाद हो गया, हमने जिनको सजाएं देनी नहीं देनी, वो नेल्सन मंडेला वाला मॉडल लिया जा सकता था कि आप इसको ख़त्म करें, और ये इनको करना चाहिए था, मेरा ख्याल है। अब दूसरा ये था कि आप नहीं, कि आप माजी में रहें, आप ये समझते हैं हमारे खिलाफ वार क्राइम्स किए गए थे, और बांग्लादेश में बहुत सारे अनासर ये उस वक्त थे जो उनकी सो कॉल्ड, जो उनके लोग फ्रीडम मूवमेंट के लिए लड़ रहे थे, आज जिसको वो फ्रीडम मूवमेंट समझते हैं। अवाम का भी तो वहाँ के इतने कसूर है जिन्होंने हसीना वाजिद के नारे के हक में वोट दिए। क्लासरा साहब, नहीं, बात वही है शाजिया के आखिर अवाम इतना बिटर फील करती है तो इस नारे पर सपोर्ट दे रहे हैं। आखिर क्या वजूहत है कि 40 साल बाद भी अवाम ये समझती है कि हमारे साथ जो पाकिस्तान की फोर्सेस थी या यहाँ से जो गए हुए एलिमेंट्स हैं उन्होंने इतनी ज्यादतियां की थी, वो समझती है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू। साहब, जो मैंने एक पॉइंट बनाया इस पे जरा आप बताइएगा, साइड ऑफ द स्टोरी है किसी नेशनैलिटी की आजादी जो है वो अलग मुमकिन नहीं है। इन नेशनैलिटीज का मसला एक ही है कि इनका शदीद खौफनाक माशी इस्तेसाल किया जा रहा है। पहले इधर अगर हमारी रूलिंग क्लास करती थी तो अब बांग्लादेश की कर रही है। तो सरहदें काट लेने से, सरहदें बना लेने से आपको निजात नहीं मिलती। आपको उस वक्त निजात मिलती है कि जब आप अपने इकोनॉमिक राइट्स इंश्योर करते हैं एक लैंड में। और तमाम अप्रेस नेशनैलिटीज जो हैं उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि अगर बलोचिस्तान में इस्तेसाल हो रहा है तो अभी आए में हम पंजाब के बहुत से इलाकों में आपको ले जाते हैं जहां पे पुलिस, जहां पे रिट ही नहीं है। वो अभी छोटू का केस चल रहा है, अभी वो पता नहीं किधर लेके निकल गए हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हम इसको पंजाब और उसमें डिवाइड ना करें। इस्तेसाल हर जगह हो रहा है और इस्तेसाली तबके की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। जैसे कि इस्तेसाल जिसका हो रहा है उसकी भी एक ही नेशनैलिटी होती है और वो मजलूम होता है। तो मेरे ख्याल में मजलूमों को तकसीम ना किया जाए, जिस तरह जालिम तकसीम नहीं होते, मजलूम में तकसीम ना हो। आपके मेरे तकसीम करने से वो हो भी नहीं रहे और आपके मेरे करने से वो रुक भी नहीं रहे। तकसीम जो है अगर आप कोशिश भी करें तो भी वो रुकने वाली तकसीम ने, मजलूमों की अपनी कहानी, अपनी दास्तान है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपको याद होगी, इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व जो बार बार हम कहते हैं बांग्लादेश को आज़ादी लेके हमसे क्या मिला, उन्हें कुछ मिला है ना मिला, हमें क्या मिला है। मतलब हमने जो आज़ादी ली है 65 साल में, अभी भी हमारे वजीर खजाना साहब जो है जाके $5.4 बिलियन का एक नया लोन उनसे लेके, आपने कभी सुना बांग्लादेश ने जाके IMF से लोन लिया? उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो आप बार बार कहते रहते हैं उनकी टेक्सटाइल की हालत ठीक नहीं, बिल्डिंग हमारी कौन सी ठीक है? नहीं, हमारे कौन से वर्किंग कंडीशन ठीक है? मैंने पहले भी कहा, या इस्लामाबाद में ये मंचीज है, ये सुपरमार्केट में है, उसने 20 के करीब मुलाजिम रखे हुए हैं जिनको उनको तनख्वाह नहीं देता। हम लोग हम जाते हैं टिप देते, हमारी टिप में से वो 70 रुपए खुद रख लेते हैं मालिक। ये भी बता रहा हूँ, जो हमें दावे करते हैं कि हम ये 15,000 रुपया आपको मिनिमम वेजेस लेके देंगे। इस्लामाबाद के सारे लोग जानते हैं, सहाफी जानते हैं, ब्यूरोक्रेट जानते हैं, यहाँ का पूरी रूलिंग लीड जाती है, मंचीज पे जाते हैं और वो जहां पे खड़े 1 रुपया नहीं मिलता। आपकी मेरी उसमें से टिप में से उल्टा उसका मालिक पैसे ले रहे, 1000 रुपए डेली के लेते हैं। मैं तो मिजरी का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मिजरी का कंपैरिजन, मिजरी वहां भी है, मिजरी यहां भी है। बात यह है कि सोल्यूशन जो है वो किसी एक नेशनैलिटी में एक जुड़त से हैं, बनने से हैं, ताकि आप अपने राइट्स के लिए एक जो है वो स्ट्रगल कर सकें। साहब कह ये सकते हैं कि अलहदगी के बाद ना तो शायद उन्हें कुछ मिला, ना हम कुछ हासिल कर सके।
नहीं, ये मेरा ख्याल है हम बैठ के जजमेंट नहीं पास कर सकते। कम से कम मैं तो इसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। उन्हें कुछ नहीं मिला, उनका अपना मुल्क उन्होंने बनाया, अपने लिए बनाया, अच्छा किया बुरा किया, आज तक उन्होंने इस पर रिग्रेट्स का इजहार नहीं किया। हमारे आज तक ये बहस चलती रहती है कि हमने पाकिस्तान बना के ठीक किया या नहीं किया, या किस क्लास के लिए किया, या हमने किस क्लास के लिए किया, किस क्लास को फायदा हुआ है, गरीबों का हुआ या नहीं हुआ, या वही फ्यूडल क्लास आके हमारे ऊपर बैठ गया, वही मजहबी एलिमेंट्स जो अभी काजी साहब बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान की क्रिएशन के खिलाफ थे। और आज मैं किसी जगह स्टोरी पढ़ रहा था कि एक यहाँ पे वजीर हैं जहाँ पे ये मसूफ हैं, जिन्होंने अपने कमरे में से ये कैद आजम की तस्वीर हटा दी है, ये कह के कि मजहब इजाजत नहीं देता। ये विफाकी वजीर हैं इस्लामाबाद के। उन्होंने अपने कमरे से उन्हें पिक्चर हटा दी है। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिएशन के खिलाफ थे, आज उनका कब्जा हो गया इस मुल्क पे। इसलिए वहां तो हमने डिबेट नहीं सुनी। बांग्लादेश में तो कभी हमने डिबेट नहीं सुनी कि हमने बांग्लादेश बना के अच्छा किया, गलत किया, सही किया, बुरा किया। आज वो लोग तो इस पर मुत्तफिक है कि हमने ठीक किया। मैं बात कर रहा था फॉरेन उनके रिजर्व की। आपको भी आज भी बहर जाए वहां पे जो उनके बिग ब्रांड्स हैं, आपको कहीं ना कहीं बांग्लादेश के आप मेड इन बांग्लादेश मिल जाता है। उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने वहां पे अपनी फैक्ट्रीज लगाई हैं। अच्छा, उसके बाद हादसे हुए अभी जो हमने देखे, काजी साहब ने 2-3 दफा उनको रेज भी किया है। अब उनके हालात बेहतर करेंगे क्योंकि वो जो टाइट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक उनकी कंडीशंस हैं, आप जो बैरूनी आपका ये सरमायाकार है वो कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी वर्किंग हालात को बेहतर बनाएं। उनके फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान से डबल हैं। वो कोई दुनिया में लोन लेने नहीं जाते। पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्री है उठा के देख रहे, कॉटेज इंडस्ट्री जो है यहाँ पे सारी की सारी उठा के वो बांग्लादेश में शिफ्ट हुई है। इसके फिगर देखें कि पाकिस्तान से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुई है वो बांग्लादेश गए हैं। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं, वो बांग्लादेश जाने को तैयार है। इसलिए ये बहस तो फजूल हो जाएगी। नहीं, मैं आप ये नहीं कह रहा। 12 बिलियन या 14 बिलियन पड़े हैं। अगर आप वर्किंग कंडीशंस देखें, एक नेबरहुड की मैं दास्तान पढ़ रहा था जहां ये 22 अरब डॉलर साल का उनको कमा के देते हैं, वहां उनके पास गैस नहीं है, सेहत नहीं है, जो बर्बादी है। मैं इस पे आपको कल मैं अभी और मजीद आपके पास गैस है तो करोड़ों की मसला यह है कि वो 12 बिलियन डॉलर का उस मुल्क के अवाम को तो कोई, इन्होंने ज्यादा बड़ी मिसमैनेज की हमारी रूलिंग क्लास ने, मैंने मान ली आपकी बात यह है कि इन दी अल्टीमेट एनालिसिस बॉटम लाइन क्या है, उसके आम आदमी की आप जिंदगी देखें, इधर के आम आदमी की जिंदगी देखें तो वहीं खड़ी है। इनके इकोनॉमिक मॉडल बैठ गए हैं। वहां भी एक क्लास ने एनरिचमेंट की है और बेताशा एनरिचमेंट हुई है, यहां भी एनरिचमेंट हुई है, आम आदमी मारा गया। ये वो लेके फिरते रहे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, हम अपना खाली खजाना लेके इधर आया, कभी एडीबी के IMF। बात यह है कि आम आदमी को फर्क नहीं पड़ा। सही, चले आगे। जी खैर आपको पॉइंट ऑफ व्यू का सब चले, मेरा लेट्स गो फॉरवर्ड। बाकी अदरवाइज जो मैंने बांग्लादेश में चीजें देखी थी खुद अपनी आंखों से, इसमें कोई शक नहीं है कि ये गलत हो रहा है, कि उन्हें माजी से निकलना चाहिए। अगर ये ना इंतकाम लेना अच्छी चीज होती तो ब्रिटेन ले लेता, उनसे जर्मन से ले लेता जब उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया था, या ये नेल्सन मंडेला जो था जब वो पावर में आए थे तो वो ले लेते वहां पे सफेद फार्मू से। इंतकाम लेने से इंतकाम तो गरीब आदमी से ही लेते हैं सर, कीमतों के जरिए गरीब आदमी से इंतकाम लेते हैं। जर्मनी वाले हों, यही सिलसिला देख रहे हैं हम तो। इवन अगर वो मतलब हमारे मुसलमान भाई हैं वहाँ जो बांग्लादेशी हैं, अगर हमारे इस्लाम से भी सीखते तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने फतह मक्का के बाद एक जनरल उन्होंने वो दी थी, माफ़ी दी थी, तो मेरा ख्याल इनको देनी चाहिए थी। और पर्टिकुलरली इनको देखना चाहिए कि अगर वहाँ पे उनके जो फादर ऑफ नेशन जो थे उनके शेख मुजीब ने उस वक्त ट्रायल शुरू नहीं किए थे, बांग्लादेश बनने के 3-4 साल बाद भी वो जिंदा रहे थे, तो उसके बाद हसीना वाजिद को मेरा ख्याल ये नारा नहीं लेना चाहिए था। पर्टिकुलर जब आपकी इकॉनमी ग्रो कर ली है, दुनिया भर के ब्रांड्स आ रहे हैं, इवन पाकिस्तान से भी इन्वेस्टर अपनी यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद करके आपके यहाँ जा रहे, तो उस वक्त इनको अनरेस्ट पैदा नहीं करना चाहिए था, इनको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए था। ठीक है, प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्लासा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास कल 4 घंटे आपने इसको देखा सुना, क्या इंकशाफात किए? अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें बताई, उसकी तफसील शेयर कीजिए हमारे साथ। कल यहाँ पे ये नांगा पर्वत पे जो गैर मुल्की सियाहों को यहाँ पे कत्ल हुए थे उसके बारे में एक ब्रीफिंग देनी थी, उसमें बुलाया गया था उन्होंने। ये गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारे यहाँ वजारत है उसके वहाँ पे मिनिस्टर साहब भी पेश हुए, बरजीज़ ताहिर साहब थे, वहाँ सेक्रेटरी शहदुल्ला बेग साहब थे जो वफाकी सेक्रेटरी थे। अच्छा, जिनको ये बरतरफ किया गया था IG साहब थे, वो भी पेश हुए, उन्होंने भी अपना अकाउंट दिया। इंटरेस्टिंग उसमें बड़े इंकशाफात हुए। मसलन सबसे ज़्यादा जो हमने देखा, डाउन देखा, बड़ा डिप्रेस सा देखा, वो वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे बरजीज़ ताहिर साहब,
तो उनका ये कहना था जी कि जब इनको हटाया गया आईजी साहब को और इनको चीफ सेक्रेटरी साहब को, ये चौधरी निसार अली खान साहब ने हटाया, तो मुझे तो ये उसे मीडिया से पता चला, अखबार से ज़्यादा टीवी पे पता चला कि चौधरी साहब ने एक्शन ले लिया है। अच्छा। तो ये तो गवर्नेंस की हालत बता दें, जो हमें बताया जाता था कि पीपल्स पार्टी में बड़ी उसमें कि वो अच्छी हुकूमत नहीं कर सके, कि उस महकमे के वजीर को भी नहीं पता कि आपने आईजी हटा दिया है, आपने चीफ सेक्रेटरी हटा दिया है। वो बैठे वो अब उसकी वजाहतें दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि जब ये वाक़या हुआ आपने फौरी तौर पर क्यों इन लोगों को हटा दिया है, ये मौजूद थे, कुछ आप इनको थोड़ा सा फीडबैक देते, जो उसके बाद सिचुएशन बताई आईजी साहब ने, वो तो कोई बंदा भी होता वहाँ पे आपकी पूरी प्लाटून भी लगाई हुई होती तो भी ये वाक़या होना था। और कहा भी है कल उसने, साबिक आईजी साहब थे कैप्टन जकरिया साहब, उन्होंने कहा आप कहते हैं हम 2 सिपाही साथ लगा देते, उन्होंने कहा अगर हम 20 भी लगा देते तो भी उन सियाहों ने भी कत्ल होना था और इन 20 सिपाहियों ने भी कत्ल होना था, क्योंकि ना उनको ट्रेनिंग है, ना उनके पास ये प्रॉपर उनके पास वो इक्विपमेंट्स है, ना वो ऊपर तक जा सकते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा $2-3 लेने के लिए 1-2 सिपाही इनके साथ चले जाते हैं। और टोटल कोलैप्स ऑफ ये गवर्नेंस है। एक तो ये चीज़ सामने आई है, और दूसरी चीज़ जब उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी रिलेटेड सुगरा इमाम ने बड़े ये कल ये वहाँ पे अहम नुक्ते उठाए हैं। उन्होंने कहा था कि जो रिपोर्ट सामने है कि जो चाइनीज़ बच गया था उसने फौरी तौर पर 10 मिनट के अंदर अंदर उसने चाइना में अपने ये टूर ऑपरेटर को बता दिया था कि यहाँ पे कत्ल हो गए। तो जो खबर चाइना में विद इन वहाँ पे ये 10 मिनट्स में पहुँच गई थी, पाकिस्तान को 6 घंटे बाद पता चला है। वो इस बात पे डिस्टर्ब थी सुगरा इमाम कि अगर फौरी तौर पे चाइनी हुकाम आपको बताते तो आप उनके जो रूट्स हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर जाके हाइट पे जाके कत्ल किया लोगों को, उनको आने में भी बड़ा टाइम लगता है, उनको जाने में जितना टाइम लगता था उन रूट्स को ब्लॉक किया जा सकता है। शी वॉज वंडरिंग कि चाइनी हुकाम ने पाकिस्तान को नहीं बताया, पाकिस्तान को नहीं पता था, अदरवाइज इन 6 घंटों को यूटिलाइज किया जा सकता उनको पकड़ने के लिए। ये तो इस पे जो सिक्योरिटी रिलेटेड ब्रीफिंग दी गई और जिसे पता चला टोटल कोलैप्स हो चुका है वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अलावा पूरे मुल्क में। अरकान का यह ख्याल था कि बेहतर है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को टेक ओवर कर ले, वो इनकी सिक्योरिटी पे संभाल ले। इस पे उन्होंने कहा ये उनका कहना था, हाजी अदील साहब जो चेयरमैन है कमेटी के, गुस्से का इज़हार था, ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, हेल्पलेसनेस का इजहार है कि जब आपको ये ब्रीफ किया जा रहा है कमेटी को कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, कोई अगर पकड़ा गया तो भी अल्लाह की मर्जी है, ना पकड़ा गया भाग गया तो भी अल्लाह की मर्जी है। उस पर उन्होंने कहा बेहतर है कि इसकी सिक्योरिटी जो है चाइनीज़ को दे दें, क्योंकि या इस खित्ते में ग्रेट गेम की जो बात होती है कि अब वहाँ से बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स आने हैं, आपने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है, काशगर से लेकर गवादर तक की बात करते हैं, आपने रेलवे लाइन्स बनानी है, तो उनको सिक्योरिटी कौन देगा? आप 6 सियाहों को सिक्योरिटी दे नहीं सकते, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कैसे दे देंगे? तो उस पर अरकान का यह ख्याल था कि बेहतर चीज़ कि इसकी सिक्योरिटी का जो ये ठेका है वो भी चाइनीज को दे दें। इस पे मुशाहिद हुसैन साहब ने कमेंट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा बेहतर है पूरा मुल्क चाइनीज को दे दें, वो हमसे बेहतर चला लेंगे। जो काजी साहब अभी बात कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान को शायद बांग्लादेश से बेहतर कर लिया है, ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही थी माशाल्लाह वहां पे, बड़ी संजीदा गुफ्तगू। उन्होंने कहा पाकिस्तान को उनके हवाले कर दें, ये उस पर बेहतर निकलेगा। एक चीज़। अच्छा, दूसरा कल इसके अलावा जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं, एक और जो पाकिस्तानी वहाँ पे गए हुए हैं जो उनके साथ गाइड थे, उनके बारे में पता चला उनका 10 साला बेटा भी उनके साथ था जिसको उन्होंने नहीं मारा, और वो जो है 6 घंटे तक हाथ बंधवा के पड़े रहे हैं वहाँ पे। उनके बेटे के हाथ नहीं बांधे हुए थे और उसके हाथ खुले हुए थे। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि उसका जो बेटा है छोटा 10 साल का, वो अगर चाहते वो जो थे गाइड उनके साथ थे तो अपने छोटे बेटे से हाथ खुलवा सकते थे। उन्होंने 6 घंटे तक वो चुप करके पड़े रहे, हाथ अपने बंधवा के रखे, अपने बेटे को नहीं कहा कि मेरे हाथ खोलो, ताकि इन्फॉर्म कर सकें आप उनको अथॉरिटीज़ को कि ये वाकया आके हो चुका है। इसके अलावा साइड पे 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है। मेरा ख्याल है कि जैसे काजी साहब ने कहा बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही थी, उसे मुशाहिद हुसैन ने यह कहा कि जो हमूद रहमान कमीशन जो था, इसकी रिपोर्ट जो है ये मैंने वहाँ पे भारतीय अखबार को लीक की थी। अब ये नहीं पता वो संजीदा बात कर रहे थे या अपने मिजाज के मुताबिक मजाक कर रहे थे या उन पर इल्ज़ाम लगता था कि शायद उन्होंने लीक किया। तो कल एक तो उन्होंने ये कहा हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है ये भारत को मैंने आकर लीक की थी। अच्छी बात उन्होंने ये कि वहाँ पे मुशाहिद हुसैन ने कि जिसने भी इसको लीक किया है, इसको एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट को, उसने अच्छा किया है। ये मेरा ख्याल है मुशाहिद हुसैन साहब का बिल्कुल एक ठीक स्टैंड है। जो पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू हो गई है कि आपने क्यों कमीशन की रिपोर्ट को एक्सपोज किया है, क्यों अपनी गलतियां लोगों को बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है मुशाहिद ने इस पे भी की। बताने में और बेचने में तो फर्क है ना कलासरा साहब, बताना चाहिए बेचना नहीं चाहिए। इन्होंने आपसे कमेंट अभी लेते हैं जी, आपसे इस पे अभी काजी साहब आपसे इस पे कमेंट लेते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है वहां पे कल, पहली दफा वो डॉक्टर बनने के बाद जहांगीर बदर साहब तशरीफ लाए थे कल कमेटी की मीटिंग में।
तो कल उन पर बड़ा मजाक होता रहा है, चलता रहा है कि अब उनका अपना आपको पता है एक बिल्कुल एक लाहौरी स्टाइल है जो कि पॉपुलर स्टाइल है, वेरी मतलब लवेबल स्टाइल है उनका, वो अपने आप को टिपिकल एक लाहौरी भी कहते हैं एंड दैट्स वेरी लवली उनकी पर्सनैलिटी में जो ट्रेड्स हैं सारी। तो उस पर उन से मजाक चलता रहा है कल कमेटी मीटिंग में, हर 15 मिनट बाद कोई पूछ लेता था कि डॉक्टर ये जहांगीर बदर साहब बैठे हुए हैं, तो अच्छा मुशाहिद हुसैन साहब ने उनसे कई दफ़ा पूछ लिया कि उस पर गुफ्तगू वहाँ पर शुरू होगी कि ये डिग्री इन्होंने खरीदी नहीं है, मतलब दूसरे तरीके से, तो उन्होंने कहा ये डिग्री खरीदी नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी से, इन्होंने खुद वहां पे अर्न की है, पढ़ा लिखा है। तो कल उन पे भी क्वेश्चन होते रहे हैं कि ये डॉक्टर जहांगीर बदर साहब जो हैं, इन्होंने जो पीएचडी की डिग्री ली है पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये डिग्री इन्होंने ये खरीदी है या खुद ली है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वहां पे डिबेट हुई है काजी साहब। सो ये कुछ उसमें टिप्स है, चीज़ें तो और भी बहुत सारी थी जो साहब वहाँ पे डिस्कशन की गई हैं, और सबसे बड़ा एक्सपोजर वहाँ पे ये हुआ है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वजारत खारजा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आपकी पुलिस, आपकी स्पेशल ब्रांच, इनका किसी भी मरहले पे कहीं भी जीरो लेवल का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब मसला आईजी ने बड़ी अच्छी बात की कल, उसने कहा जितने भी सियाह आते हैं वो ये इससे एनओसी तो लेते हैं इनसे वजारत दाखिला से, वजारत दाखिला आगे किसी भी सूबे को नहीं बताती कि ये फलां फलां बंदे आपके पास आ रहे हैं, इनको जरा देख लें, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे लोग हैं। सो टोटल कोलैप्स हो चुका है काजी साहब, जो मुझे कल की ब्रीफिंग से लगा है। और उन्होंने हेल्पलेसनेस का यहां तक इजहार किया है कि कहना पड़ गया मेमरान को कि बेहतर है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी चीन को दे दें और पाकिस्तान की हुकूमत भी उन्हीं को दे दें, चला लें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस मुल्क के अवाम को और उनके असली हकीकी नुमाइंदों को मिल जाए तो काफी है। चाइना को क्यों देनी है? बड़ी मुश्किल से हमने गोरों से जान छुड़ाई है, तो अब और किसी को अंदर हम कैसे लेके आए? बात छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक छोटी सी इंटरप्शन कर रहा हूँ, सॉरी मैं इंटरप्शन कर रहा हूँ। कल एक और बड़ी बात मुशाहिद हुसैन ने की है, जब वहाँ पे कुछ ये मेमरान ने ये उठाया कि नए वजीर दाखिला ने आते हमारी सिक्योरिटी हटा ली है, हमारे ऊपर हमारे साथ दो सिपाही लगे हुए थे, उसमें ये मौलाना गफूर हैदरी साहब थे और भाई हाजी अदील साहब ने बड़ी शिकायत की कि मेरी गाड़ी पे भी फायरिंग हुई और अगेन कि हमें खतरात हासिल हैं। तो मुशाहिद हुसैन साहब ने बड़ा एक मीनिंगफुल एक कमेंट किया है कमेटी की मीटिंग में। उन्होंने कहा कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो पाकिस्तान में 3 आपको ओहदे चाहिए, या तो आप सदर हूँ इस मुल्क के, या वजीर आजम हूँ, या चीफ जस्टिस हूँ, इसके अलावा पाकिस्तान में किसी को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, फिर फ्री फॉर ऑल है। तो ये भी बड़ा एक मेरा ख्याल है एक कॉमेंट था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो है सिर्फ 3 लोगों को मिली हुई है या मिल सकती है, सदर है, वजीर आजम है या चीफ जस्टिस है। अगर आप इन 3 ओहदों पे बैठे हैं तो यू आर सिक्योर, अदरवाइज आपको सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। हालांकि सदर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिलाल शेख की कहानी हमारे सामने आ रही है कि कैसे उन्हें सदर के उनको सिक्योरिटी ऑफिसर कि अगर उनको सिक्योरिटी नहीं है तो आम आदमी को किस तरह से हमारी जो पुलिस है वो तहफ्फुज़ दे सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, कैसे आपकी खबरें शेयर करें? शाजी, एक तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और 2 अपॉइंटमेंट्स जिस पे खास तौर पे आज खबरें भी छपी हैं। एक तो ज़ुबैर उमर हैं जिनको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन लगाया गया है, इसी तरह असलम खालिक साहब हैं, उनको PIA में चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। उनके साथ जो बोर्ड है उसमें भी कुछ लोगों के नाम आए हैं, मनशा साहब, मियां मनशा साहब का नाम है, इस तरह से यूनुस हबीब साहब का नाम है, आरफ हबीब साहब का नाम है। तो अब ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं इस पर बात भी हो रही है। अब ये PM साहब की प्रीरोगेटिव भी है, वो जिसको भी करें, मगर उन्होंने शुरू में आके एक बात कही थी, उनका ये कहना था कि जी हम इन तमाम पोस्ट को जो है वो एडवर्टाइज करेंगे, इन पोस्ट को तो एडवर्टाइज नहीं किया गया। बहरहाल एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का ये कहना था रिपोर्ट के मुताबिक कि इसके लिए कुछ ऑर्डिनेंस में चेंज भी करनी पड़ेगी अगर हमें एडवर्टाइज करना है। इसके साथ साथ जो PMLN के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनके 2 भाई हैं PIA में, मुशाहिदुल्लाह खान साहब के, उनको भी जो है 2007 से पीछे से तरक्की दी गई है। अच्छा। और वो उनका कहना यह जी कि हमारा राइट था और पिछली गवर्नमेंट ने हमें रोक रखा था। और इसके साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि एक और कुछ दिन पहले एक अपॉइंटमेंट हुई थी जो शुजात अजीम साहब थे, तारक अजीम साहब के भाई, जो कि अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह कि जो ज़ुबैर उमर हैं ये आमतौर पे हमें नजर आते रहते हैं मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करते हुए, और ख़ास तरह इसकी माशी पॉलिसियाँ, इन्होंने ही जो इनकी मंशूर था वो भी लिखा था। ये वो असद उमर के भाई भी हैं जो PTI के
जो लीडर हैं उनके भाई हैं। तो ये जो लोग सामने आ रहे हैं, इससे यूं लगता है कि एक तो बिजनेस फ्रेंडली तो ये गवर्नमेंट है ही। अब जिस तरह मनशा साहब है, मनशा साहब का इंटरव्यू कुछ दिन पहले छपा था बाहर फॉरेन प्रेस में कि वो जो है वो थैचरिज्म पे यकीन रखते हैं। थैचरिज्म का मतलब है कि हुकूमत को कम से कम कर दिया जाए और जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो और हुकूमत जो है सिर्फ रेगुलेट। अब बात यह है कि इससे ये विजन तो पता लग गया कि हुकूमत सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, बिजनेसमैन फ्रेंडली भी है, क्योंकि बिजनेसमैन को अंदर लेके आ रही है। मगर सवाल यह कि जो मियां साहब का विजन है कि गरीब आदमी के लिए डिलीवर जो करना है, क्योंकि वोट तो गरीब आदमी ने देने, अमीर आदमी को तो यहाँ पे कुछ 2-4 हज़ार 5 हज़ार वोट होंगे ना टोटल, सारे भी मिला लें। तो वो क्या ये जो बिजनेस फ्रेंडली या जो बिजनेसमैन है जिनको हम अंदर लेके आ रहे हैं, ये और ये अगर हमारी इसी खतूत पे हमारी पॉलिसीज को वजह करते हैं तो क्या ये अपने क्लास इंटरेस्ट से ऊपर होके काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और फिर जो मियाँ साहब ने ये कहा था कि वो एडवर्टाइज करेंगे, तो क्या आइंदा जो है पोस्ट जो है वो अपना वो ज़ाहिर है आईनी हक इस्तेमाल करके लोगों को अपॉइंट करेंगे या कि वो या एक कह रहे थे जी कंपटीशन पे लेके आएंगे। तो ये इससे एक अंदाजा होता है, इससे हमें अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में जो आते ही हमने ये भी देखा था कि जिस तरह 320 रुपए जो सरकार 320 अरब रुपए जो सरकार के जिम्मे वाजिबुल अदा थे वो भी पे कर दिए गए। मगर इन लास्ट यानी जो एनालिसिस में यही कहूंगा कि लोग तो यही देखेंगे कि उनके लिए डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। टीम तो उन्होंने लानी है, एडमिनिस्ट्रेशन तो वही लेके आ रहे हैं, लेकिन क्या उनकी जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं एक लीडर के हैसियत से कि जो लोग उन्हें वोट दे के ऊपर ले आए, उनका काम होगा या इनका काम होगा, ये कल इस पे शाजिया मेरा ख्याल है काजी साहब ने भी वो रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है जिसका जिक्र कर रहे हैं। उसमें इन्होंने उस ये नज़रिया ज़रूरत का जिक्र नहीं किया जो हमारे दोस्त ये परवेज़ रशीद साहब से जब रिपोर्टर हैं, ये खावर घुमन साहब की आज मैं देख रहा था डान में बड़ी अच्छी रिपोर्ट है खावर घुमन की, उसमें उन्होंने ये परवेज़ रशीद साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा ये नज़रिया ज़रूरत है, उन्होंने कहा हमारे पास वक्त नहीं रह गया भी, अगर आपके पास वक्त नहीं था तो अभी ये 20 दिन पहले तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर बहुत बड़ा लंबा भाषण दिया हमें कि जनाब हम मेरिट पे जाएंगे, असम्बली को हम ना एक पोस्ट को एडवर्टाइज करेंगे। सो ये नज़रिया ज़रूरत अब चलना शुरू हो गया भर्तियों में, अब दबाव आना शुरू होगा। ये जो ज़ुबैर उमर साहब हैं 2 हफ्ते पहले इन्होंने खुद हमें एक ये टीवी प्रोग्राम में मैं भी शामिल था, उसमें वक्फे के दौरान हमें बताया कि हजूर मुझे बहुत, उन्होंने ये दावा किया था बैठे हुए 3-4 लोगों की मौजूदगी में और मैं हैरानी से देखता रहा। उन्होंने कहा मेरी तो चेयरमैन इस FBR के लिए पोस्टिंग होने वाली है, ऑर्डर हो चुके हैं। दैट्स व्हाट ही टोल्ड अस इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी पीपल। ये जुबैर साहब फरमा रहे हैं, जुबैर उमर साहब जब नवाज शरीफ साहब तकरीर फरमा रहे थे कि हम यहाँ पे मेरिट पे लेके आएंगे और हम ये करेंगे, और मैनिफेस्टो लिखने वाले ये एक थे, टोटल 20-25 लोगों ने लिखा था। वो जो उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना कि शायद पूरे का पूरा मैनिफेस्टो लिखा है और बहुत बड़ा काम है, ही वाज वन ऑफ द मतलब 20% जिन्होंने वो लिखा है, एक चीज। और दूसरा एक नया ट्रेंड सामने आ रहा है हमारे कि पहले हम देखते थे पोलिटिकल फैमिलीज ये काम करती थी, बाप एक जमात में है, बेटा दूसरी में, तो बहू तीसरी में है। ये टेक्नोक्रेट्स ने भी अब वही काम पकड़ लिया, जैसे असद उमर साहब को फरमा रहे हैं, वो वो PTI में अपने आप को टेक्नोक्रेट कहते हैं, दूसरा टेक्नोक्रेट भाई जो है वो नवाज लीग में शामिल हो गया। ये नया ट्रेंड है कि टेक्नोक्रेट जो है वो भी उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन की तरह अब मुख्तलिफ पार्टीज में अपने आप को बांट लें कि नुकसान ना हो, आपको नुकसान। जुबैर उमर ने हमें बैठ के कहा था कि मेरी चेयरमैन FBR की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। उन्होंने कहा जी किसी ने मेरे खिलाफ अदालत में दरखास्त डाल दी है, मियां साहब ने कहा अब आपको हम एक और आपको अच्छी जगह एडजस्ट करेंगे। लिहाजा ये मान लेना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने जैसे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की थी, नवाज शरीफ साहब ने वहीं से शुरू किया है, और जो नाम अभी आपने गिनवाए हैं ये मजीद आने वाले दिनों में मजीद स्कैंडल आने वाले हैं। तो पीपल्स पार्टी और इनके इकदाम में कुछ खास फर्क नहीं लगता। आगे बढ़ते और आपकी खबरों की तरफ एक फर्क बता दूं, एक फर्क शायद इसी के साथ खबर में अपने अटैच कर दूं, वो है सारा ये सैरा अफजल तारड़ साहिबा जो हैं वो जहाँ वजीर बनी है। आज उनके बारे में हमारे रिपोर्टर सोहेल खान है दुनिया या अखबार के, ये सोहेल खान की बड़ी अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि एक वहाँ पे कैबिन्स बनाए गए थे उनके लिए, जो अफसर थे स्टाफ था उनके बैठने के लिए, जिन्होंने मिनिस्ट्री के, उस पर लाखों रुपए खर्च हुए, कैबिन बने, उसके लिए फर्नीचर खरीदा गया, वो दफ्तर में गई हैं। उन्होंने कहा मेरे मेहमानों के लिए यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है, उसका फौरी तौर पर तमाम कैबिन तोड़वा के उनको दफ्तर बना के दे दिया गया है। ये पहली तब्दीली तो ये भी आ गया जनाब यहाँ पे कि लाखों रुपए का जो आपने बनाए थे, ये कैबिन बनाए थे, आपने फर्नीचर लिए थे, उन्होंने कहा आप इनको अफसरों को जहाँ से हटाएं, इनको उठाएं और मेरे मेहमानों ने आना है वो बैठना। तो सैरा अफजल तारड़ साहब ने वो पूरे के पूरी उसको ये जगह उनको न कब्जे में ले लिया और अपने मेहमानों को बिठाने के लिए उन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। ठीक है साहब। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं और भी जिक्र कर दूं, ये जो अपना आज भी जिक्र आया है इसका जो तौकीर सादिक साहब है, आज एक अजीब खबर आपने भी देखी होगी कि सिर्फ 1.2 बिलियन ही इनसे रिकवर हो पाएंगे। और साथ खबर यह भी आई है कि जो नैब में उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि नैब ने कहा है कि जो गवाह पोटेंशियल हो सकते हैं उन्हें हरासा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन नौकरी से हम निकाल देंगे। और फिर साथ में असल मामला यह है कि जो असल नुकसान इन्होंने पहुंचाया, जिसे रासरा साहब UFG कहते हैं, ये जो अनअकाउंटेड फॉर गैस है, जिसकी इन्होंने 4% की शरह 7% कर दी थी, तो उस 7% करने से कहते
कहते हैं 36 बिलियन का नुकसान हुआ मुबैना तौर पे, और फिर जो गैस कंपनी थी उसके शेयर्स ऊपर चले गए, इनसाइडर ट्रेडिंग में भी लोगों ने दिहाड़ी लगाई, ये पैसे तो अब वापस आएंगे नहीं। तो अब ये है कि वो कह रहे हैं कि अंदर जो बहुत से लोग हैं वो हरासा कर रहे हैं और उस पे नैब ने नोटिस भी ले लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक एक्सरसाइज, लेकिन वकील सादिक को पकड़ने का मकसद तो उस पैसे को वापस लाना है। काजी साहब, मैंने पहले भी अभी बात ये की है, नैब एक लूटमार का इदारा बन चुका है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं है, कोई ट्रायल नहीं है। कोई मुझे बता दें कितने, आप अपने उसको रिसर्चर के जिम्मे में आय लगाता हूं, और कल हम इस पर परसों शो कर लेते हैं कि नैब ने पिछले 5 सालों में कितनी यहाँ पे प्रोसिक्यूशन की, कितना ट्रायल हुआ, कितने लोगों को सजाएं थे। ये दिलवाने नहीं चाहते। ये 1.2 अरब की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें 25% इन्हें खुद खाना है। जितनी रिकवरी होती है 25%, 100 रुपए में से 25% ये रख लेते हैं, हमारा इनाम है, हमने बहुत बड़ी आग तक दाव किया जनाब, और बंदे को छोड़ देते हैं। इसलिए इनको पता था 82 अरब रुपया तो रिकवर होना नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्टेड फिगर था, वो एक्सपेक्टेड लॉसेस थे। अगर ये ना करते वो होता वो बला बला एक लंबी कहानी हमें सुनाई की है जिसकी डिटेल ही सामने नहीं आ रही कि उसको फायदा दिया गया, उसको नुकसान हुआ। वो एक आपने प्रोजेक्टेड फिगर पे आपने पूरा 82 अरब रुपया आपने खड़ा कर दिया। फाइन, अब नैब को पता है कि अंदर कहानी 1-2 अरब है, इसमें से हो सकता है 70-80 करोड़ रुपया तुकीर सादिक साहब देने को तैयार हो जाओ, इनकी चूंच भी गीली हो जाएगी नैब वालों की। इसलिए मुझे तो नैब पे टोटल जितना मैं जानता हूं कोई एतबार नहीं है। इनसे पूछे कितनी प्रोसिक्यूशन है, इनके बैंक अकाउंट खोलें, इनके बैंक अकाउंट चेक कर लें, इनके तफ्तीशी अफसरों को भरे हुए हैं जो उसमें 25% खा रहे हैं और मजे कर रहे हैं। इसलिए दबाव डाला जाए, पूरा अपना कमीशन ले रहे हैं। मेरे ख्याल में एक स्कैंडल और भी आने वाला है, BISP का जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी बातें हो रही है, जो कि जो ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी है उसमें भी 147 अरब रुपए की बात हो रही है। कभी करेंगे बात, उस पे भी आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में क्लास साहब जी, क्लास साहब एक और बड़ी अहम खबर, शिपिंग कॉर्पोरेशन में जो नए जहाजों की खरीदारी है इसका क्या मामला है? आफ्ताब बेकन साहब लाइन पे हैं हमारे साथ। जी आफ्ताब साहब, क्या कहानी है ये नए जहाजों की खरीदारी का? देखें, ये 7 जून को एक टेंडर जारी किया गया जो PSO और PSO के लिए PNSC जो तेल खरीदती है बाहर से, उसको लाने के लिए इन्होंने कहा जी हमें 4 जहाज खरीदने हैं और आप हमें 20 करोड़ दे दें, $200 मिलियन दे दें, जो 50-50% की बुनियाद पर 50% PNSC बर्दाश्त करेगी और 50% PSO बर्दाश्त करेगी। और ये टेंडर उस वक्त जारी किए गए हैं जब ट्रांजिशन में थी गवर्नमेंट। ज़ाहिर बात है नई गवर्नमेंट आने वाली है, लेकिन अभी तक जो शायद खाकान अब्बासी हैं किसी भी डॉक्टर आसिम हुसैन के लगाए हुए एक चपरासी को भी नहीं हटा सके। तो ये सारे के सारे वैसे ही काम चल रहे हैं और वैसा ही सारा कुछ लगाया जा रहा है। और अच्छा आफ्ताब मुख्तसरन ये बताइए, काम बड़ा टाइम बड़ा कम है, ये बताइए कहा ये जा रहा है कि जो लॉबी है, ऑयल लॉबी है, ये इतनी स्ट्रांग है, भले ओगरा हो भले कुछ हो, सब बेबस हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ऑयल लॉबी इतनी पावरफुल है कि वो किसी को काम नहीं करने देती। वो उसके अपने डायमेंशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है। और पैसे एक लास्टली आफ्ताब ये बताइएगा जरा, इसमें किस किस की चूंच गीली होने वाली है, कौन कौन इसमें से माल खाने वाला है, जरा हमें ये बताएं। ये चूंच गीली भी एक बड़ा इंग्लिश का मुहावरा है, जरा वो बताइएगा कौन कौन इसमें माल कमा सकते हैं 4 जहाज जो लिए जा रहे हैं। इसमें डॉक्टर आसिम हुसैन है और उसका जो MD है उसकी ज़ाहिर बात है ये दोनों ही पुराने उसी का लगाया हुआ है और उन्हीं की ही डॉक्टर आसिम हुसैन और नईम जाया मीर जो MD है वही इसमें मेन करता धरता है और वही इसको लाने वाले और इसको सारा कुछ वही करने वाले हैं। ये 2 मेन उसमें से बेनिफिशियरीज हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब बेकन साहब आपका। प्रोग्राम एक तो काजी साहब दाद दें, एक काजी साहब दाद दें, आखिरी फिक्रा मेरा ख्याल है दाद दें डॉक्टर आसिम हुसैन को। कौन सा स्कैंडल है जिसमें पिछले 3 महीनों में डॉक्टर आसिम हुसैन का जिक्र करेंगे, एक इन्हीं की जेब हल्की करवा लें तो मुल्क के आधे कर्जे मेरा ख्याल अदा हो सकते हैं जितनी लुटमार हो रही है पिछले हमने 3 महीनों में देखी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। काजी साहब, क्लास साहब, नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।